Hello everyone. So this is the next lecture of GOC, Journal Organic Chemistry, and today we will do E and Z nomenclature system. Okay, E and Z system of nomenclature are used whenever there is double bond. डबल बॉन्ड के केस में एज आई अर्लियर टोल्ड टू यू, सपोज करो ये मेरे पास कंपाउंड है, तो दिस इज काइंड ऑफ ट्रांस, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट है, ठीक है। और अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो तो इट इज नोन एज सिस। बट इन द केस ऑफ हायर सिस्टम्स, जहां पे हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो कि चारों के चारों ग्रुप्स ही हमारे पास अलग अलग लगे हों, देन वी कांट राइट ट्रांस एंड सिस फॉर दैट। ओके, हाईली सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम के लिए, जिसमें मान लो चारों के चारों ग्रुप अलग हैं, उस टाइम एक नया सिस्टम डिस्कवर किया गया जिसको हम बोलते थे ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, एंड इट इज not suitable to write trans and cis for highly substituted compound whenever all the four groups attached with the double bond are different. So for this system we are using E and Z nomenclature, and this system is given by Kahan, Prelog and Ingold. That's why from their name this rule is known as CIP rule, काहन इनगोल्ड प्रीरोग रूल, जिसमें हम E एंड Z सिस्टम को लिखते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, देखो ध्यान से समझते जाना। जो मेरे पास E सिंबल है, हाँ, हम इसको किसको लिखेंगे? नाउ व्हाट इज E एंड Z? E is given to that isomer in which higher priority groups are on the opposite side. ठीक है, जैसे आप समझो कि आप यहाँ पे बोलते थे कि जो बिगर ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड पे होते हैं, तो सेम वे में जो ई आइसोमर होता है वहां पे हम हायर ग्रुप्स को अपोजिट साइड पे लिखते हैं। ई इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स एंट गिगन, और उसका मतलब होता है अक्रॉस और अपोजिट। तो जब भी बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड पे होंगे या हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट साइड पे होंगे, तो दैट आइसोमर इज ई। देन Z. Z is assigned to that isomer in which the groups are on the same side. Higher priority groups are on the same side. Bulky groups are on the same side. इससे आप याद क्या कर सकते हो? ZCET. Z क्या है? सिस की तरह होता है, और E किसकी तरह होता है? ट्रांस की तरह। ठीक है, सपोज 1 and 1, 2 and 2, ठीक है, ये मान लो ग्रुप है। अगर ये ग्रुप एक दूसरे से अपोजिट पड़े हैं ट्रांस की तरह, तो E है जो, ठीक है, ट्रांस की तरह है, एंड गिगन सिस्टम, E आइसोमर। इफ ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, प्रायोरिटी ग्रुप्स, तो उसको हम बोलते हैं Z सिस्टम। नाउ वी विल डू द सम सीक्वेंस रूल फॉर द E and Z system. This is the rule number first by which we can assign E and Z isomers for the nomenclature around the double bond. तो अगर तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स हमारे पास, ठीक है, अपोजिट साइड पे हैं, मैंने बोला था Z E सिस्टम, Z सिस्टम जो है दैट इज सिस टाइप, और E सिस्टम ट्रांस टाइप होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि प्रायोरिटी कैसे देनी है? देखो, एक चीज हमेशा याद रखनी है आपने कि मान लो मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम है, डबल बॉन्ड के अराउंड ये 4 एटम्स लगे हुए हैं, तो मैंने क्या करना है, नंबर जो देते हैं 1 2 3 4 प्रायोरिटी वाइज, वो हमने एटॉमिक नंबर को देख के देना है। तो इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का है, तो आयोडीन को फर्स्ट नंबर देंगे, देन ब्रोमीन को, देन क्लोरीन को, देन हाइड्रोजन को। डोंट कंसीडर एटॉमिक मास, इट इज द एटॉमिक नंबर बाय विच वी कैन डू द प्रायोरिटीज, राइट। तो सेकंड जो रूल है कि अगर हमारे पास आइसोटोप आ जाए, इफ वी आर हैविंग आइसोटोप्स, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे पास ये है और ये है, फिर हम क्या करेंगे, फिर जो हायर मास वाला है उसको प्रायोरिटी देंगे। if isotopes are there, then we can use the priority according to mass number. Why we are using mass number? Because in the isotopes atomic number is same, just mass number is different. तो जिसका मास ज्यादा होगा आप उसको प्रायोरिटी दोगे। थर्ड केस है हमारे पास
कि अगर मान लो कि कोई ग्रुप में है, ठीक है, इन द ग्रुप, प्लीज राइट डाउन वन थिंग इन योर कॉपी, इन द ग्रुप ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस is decided on the basis of atomic number of फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप। अगर मान लो हमारे पास 2-3 एटम्स इकट्ठे लग गए तो हम क्या करेंगे, मान लो क्लोरीन जैसे OH है, जैसे COOH है, लाइक NHCH3 है, like SO3H है, तो we are having so many atoms, 2 atoms are there, 4 atoms are there, in this atoms are there, 3 kinds of atoms are there। तो आपने पूरे ग्रुप का एटॉमिक नंबर नहीं निकालना जिससे वो डायरेक्टली अटैच होगा डबल बॉन्ड से, जैसे सल्फर से मान लो अटैच है, ऐसे कोई ग्रुप लगा है OH, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप देखोगे, इसके पीछे जो लगा है उसको नहीं देखोगे। सपोज यहाँ पे मैंने लगा दिया SO3H, तो सल्फर को काउंट करोगे आप, बाकियों को काउंट नहीं करोगे। तो प्रायोरिटी वाइज आपने कहाँ कैसे देखना है, अगर प्रायोरिटी देखूं तो क्लोरीन सबसे पहले आएगा क्योंकि 17 होता है एटॉमिक नंबर, उसके बाद कौन सा आएगा, सल्फर, क्योंकि पहला एटम ही देखना है आपने। उसके बाद कौन सा आता है, देखो ऑक्सीजन, ठीक है, देन NHCH3, देन COOH। तो डोंट कंसीडर कि COOH है वो बड़ा ग्रुप हो गया तो उसका ज्यादा आएगा, 17 है, इसका 16 होता है, इट इज एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का 7 होता है और कार्बन का 6 होता है। तो दिस इज द वे हाउ वी डू द प्रायोरिटीज इन द सिस्टम, राइट। नाउ दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मान लो फर्स्ट एटम हर जगह ही कार्बन है, जैसे फर्स्ट एटम अगर सेम हो तो हम क्या करते हैं, वी विल मूव टू द सेकेंड एटम, देन चेक द सेकेंड एटम। तो सेकेंड एटम का एटॉमिक नंबर देखना है, जैसे यहाँ पे इसका कितना है 8, यहाँ पे कितना है इसका 6, इन दिस इट इज 1। तो प्रायोरिटी कैसे देंगे, दिस इज ऑन द हायर प्रायोरिटी, देन दिस, क्लियर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हो आप, सीधा इसका एटॉमिक नंबर देखने लग जाते हो। तो सेकंड एटम को देखो फिर। उसके बाद है कि अगर कोई डबल या ट्रिपली बॉन्डेड एटम है, is considered to equivalent to 2 or 3 such atoms। अगर कहीं पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड लग गया तो आपने उसको 2 या 3 एटम्स के बराबर मानना है। कैसे मानोगे, मान लो C डबल बॉन्ड O है, तो आप इसको कैसे कंसीडर करोगे, इसको आप इक्वल समझ सकते हो इस चीज के कि इसके ऊपर ये O, 2 O लगे हुए हैं, ठीक है। तो डबल लगा हुआ है तो आप डबल एटम मानोगे, ट्रिपल लगा है तो ट्रिपल एटम मानोगे। लाइक C ट्रिपल बॉन्ड N है तो आप इसको किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हो कि इसके पास 3 N लगे हुए हैं, right। So this is the way you have to consider this for the nomenclature। Now we will take the examples of E and Z nomenclature, okay। For example, F C Cl double bond Br I। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ यू हैव टू डू द प्रायोरिटी, ठीक है। तो प्रायोरिटी देखनी है आपने, आप ऐसा कर लिया करो, देखो नहीं तो कंफ्यूज हो गए। एक ना ऐसे इमेजिनरी लाइन अपने माइंड में रखनी है, इन दोनों ग्रुप में से प्रायोरिटी देनी है, इन दोनों ग्रुप्स में से प्रायोरिटी देनी है। तो चेक, इन दोनों में से फ्लोरीन हमारा 9 होता है, ये 17 होता है, तो फर्स्ट नंबर इसको आ जाएगा, सेकेंड नंबर इसको। यहाँ पे किसका नंबर ज्यादा है, आयोडीन का, देन इसका। तो ये आपको देखो बल्कि ग्रुप्स एक साइड पे लग रहे हैं, प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स एक साइड पे हैं, तो ये कौन सा सिस्टम है, एक हिसाब से सिस टाइप सिस्टम है, ठीक है। तो सिस है तो जेड सिस्टम है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ओके। नाउ आई विल राइट सम एग्जांपल्स, देन वी विल डू द क्वेश्चंस अपॉन इट। तो दिस इज द सेकेंड मॉलिक्यूल, वी हैव टू सी द प्रायोरिटी ऑर्डर। तो यहाँ पे करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि दोनों साइडों पे ग्रुप्स जो लगे हुए हैं सेम ही हैं, ठीक है। एक COH है, H है, H है, COH है, तो ये ट्रांस टाइप लग रहा है देखने से, तो दिस इज द E सिस्टम, ठीक है। 1 2 2 1, तो दिस इज द E आइसोमर। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड एग्जाम्पल, दिस इज द ClOH, ठीक है, ये लगा हुआ है। अब
वैसे ही इमेजिनरी लाइन। अब ध्यान रखना है ऐसे एकदम से इधर इन दोनों को नहीं पकड़ लेना, लेफ्ट वाले और राइट वाले ऐसे देखा करो, ठीक है। तो क्लोरीन है जो दैट इज 17 नंबर, तो दो ग्रुप्स लगे हैं, तो पहले को ही देखना है, ये 8 है, इकट्ठा नहीं जोड़ना इसका, तो इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे। अब इसको नंबर 1 एंड इसको नंबर 2, तो दीज आर अपोजिट टू वन अनदर, तो कौन सा सिस्टम होगा हमारे पास? दिस इज द ई सिस्टम। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज C6H5 लगा हुआ है, H लगा हुआ है, तो बताओ इन दोनों में से कैटेगरी, इसको फर्स्ट देंगे, इसको सेकंड देंगे। देन कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो वी हैव टू सी कि उसके बाद C6H5 है, तो ऑब्वियसली ये कार्बन के साथ ही अटैच होगा, ठीक है। बट ये यहाँ पे किसके साथ अटैच है? ऑक्सीजन के साथ, तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकेंड नंबर प्रायोरिटी देंगे। तो ये अगेन हमारे पास कैसे बना बताओ? फोर्थ नंबर वाला कैसे बन रहा है? अपोजिट बन रहा है, तो इट इज अ ई सिस्टम, ठीक है। ई ट्रांस टाइप होता है। उसके बाद आता है हमारे पास दिस वन सिस्टम, तो दिस इज वेरी वेरी इजी, तो 1 2 1 2 सेम साइडों पे ग्रुप्स पड़े हैं, तो दिस इज अ जेड सिस्टम, जेड सिस टाइप होता है। ई हमारे पास ट्रांस टाइप होता है, मैंने लिखवाया था ZCET, ऐसे याद रख लो अगर भूलते हो तो। नाउ दिस इज द अनदर एग्जाम्पल, तो इसको कैसे करेंगे हम, देखो 1 2 ब्रोमीन 1 2, तो दोनों ग्रुप्स प्रायोरिटी वाले एक ही साइड पे हैं, तो इट इज अ जेड सिस्टम, सिस टाइप सिस्टम। नाउ वी आर हैविंग द लास्ट दिस काइंड ऑफ सिस्टम, तो दिस इज फर्स्ट सेकेंड। अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप हैं, हमने बताया था कि जिसका मास ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दे देनी है, तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, तो इट इज अ जेड आइसोमर। तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर होगा। बट एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल मैं करके दिखाऊंगी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज नेट गेट में बहुत पूछा जाता है, लेक्चरर के पेपर में आने के चांसेस हैं, और इवन की मास्टर केडर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है हमारे पास। तो आई विल डू द कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, नॉमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, ये करके देखते हैं हम, ठीक है। जस्ट वेट, तो दिस इज द थिंग, एक ये है मेरे पास, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी अगर आ जाए तो आपने डरना नहीं है, आई विल गिव यू द ट्रिक आपने कैसे करना है इसको, राइट। तो देखो ये पहले तो है क्या, 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं ऐसे नंबर करूंगी तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास नहीं, दोनों साइडों से सेम ही आ रहा है, तो इट इज बेसिकली 2 4 हेक्साडाइईन, क्या है ये? 2 4 हेक्साडाइईन। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर कुछ ऐसा सिस्टम आता है हमारे पास जिसमें दो डबल बॉन्ड हो, ध्यान से देखते जाना, तो हमें दो बार देखना पड़ता है वो ई है जो जेड है। तो मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है, जहां पे ये खत्म होता है उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास वहां पे CH3 है। अब यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड पहले बने हुए थे, मैंने दो इसको हाइड्रोजन लगा दिए, सेम यहाँ पे। तो आपने इसको अलग अलग ट्रीट करना है, ठीक है। समझाने के लिए मान लो मैं ये आधा मॉलिक्यूल लेती हूँ, ठीक है, मैं सेम इसको रिपीट कर लेती हूँ एक बार, इसको ऐसे रफ में लिख के देख लो। और ये अटैच है ये सारे ग्रुप के साथ, क्या है ये? CH डबल बॉन्ड CH3, ये सारा ग्रुप मैंने इकट्ठा लिख लिया। तो अब इसका निकालो कि हमारे पास क्या है, दिस इज द 2 नंबर कार्बन, दिस इज द 3 नंबर कार्बन। तो अब देखो कि क्या है हमारे पास, तो दिस इज द सिस्टम, 2 पोजीशन पे दिस इज द नंबर 1 ग्रुप एंड दिस इज द नंबर 2 ग्रुप, एंड 3 पे हमारे पास अगर बात की जाए तो दिस इज द नंबर 1 ग्रुप एंड दिस इज द नंबर सेकंड ग्रुप। तो क्या आइसोमर बना? सिस टाइप है, तो इट इज अ जेड आइसोमर, ठीक है, जेड आइसोमर। अब इसकी बात करनी है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना, वैसे ही आपने सेम ग्रुप जो लगा हुआ है उसको लिख लेना है। और यहाँ पे मैंने आपको जैसे ये लिखवाया था CH डबल बॉन्ड CH3 ऐसा, तो दिस इज नंबर 5 एंड दिस इज नंबर 4 कार्बन। अब इसको आपने करना है तो सेम आप ऐसे करोगे, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, तो अगेन सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, तो दिस इज ऑल्सो जेड। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं प्लीज सी केयरफुली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी रहेगा बच्चों के लिए क्योंकि नहीं आता होता बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो 2 पोजीशन पे पहला डबल बॉन्ड कहाँ था? 2 पोजीशन पे, दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ था? 4 पोजीशन पे।
तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि 2 पोजीशन वाले डबल बॉन्ड पे Z है, कोमा 4 पोजीशन वाले पे भी Z है, Z आइसोमर। तो दिस इज अ नॉमेनक्लेचर। नाउ लेट अस मूव टू द दिस मॉलिक्यूल। ये आपने खुद ट्राई करना है, तो इसका आंसर आएगा 2E 4E आइसोमर, राइट? जस्ट ट्राई। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन, प्लीज डू केयरफुली। और एक क्वेश्चन मैं आपको और देती हूँ, C6H5 C डबल बॉन्ड C I CH3 NH और यहाँ पे क्या है Br। तो यू हैव टू सी कि ये क्या है, ये E आइसोमर बनेगा, ठीक है? करके देख लेना, ठीक है? E कैसे बनेगा, 1 2 1 2 अपोजिट चले गए, तो दिस इज द केस, ठीक है? तो होपफुली यू अंडरस्टैंड कि इसको कैसे करना है, ठीक है? नाउ अब अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है, थोड़ा सा और करवा देती हूँ कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? ऑल्दो दिस इज नॉट गिवन इन योर पेपर, ऐसा कुछ पेपर में नहीं आएगा। आपसे पूछा जाए कि बताओ इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस है या ट्रांस है, तो आपको देखने से कुछ पता चल रहा है ये कि ये एक ग्रुप था, यहाँ ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 था और ये CH3 है। मैंने बताया हुआ है जो खाली जगह है उसको ऐसे मेंशन कर लिया करो, तभी आएगा ना आपको। डबल बॉन्ड के आसपास तो हमने H मेंशन करने हैं, तभी पता चलेगा। अब देखो ये अपोजिट हैं ये ग्रुप्स, ठीक है? अगर ये दो ग्रुप्स अपोजिट हैं तो इट इज हैविंग ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये सेम साइड पे हैं तो सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो दिस इज अ थिंग। और अगर एक एग्जांपल और दूं मैं आपको, लाइक इन दिस कैटेगरी कि बेंजीन रिंग बना दी, सब कुछ करवा दिया, अगर पेपर में कुछ गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है? तो दिस इज द थिंग। तो अब क्या करना है, सबसे पहले डबल बॉन्ड पे देखो, दिस इज द कार्बन, दिस इज द कार्बन, कितने के साथ अटैच है, 1 2 3, 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं, चौथा एक ये आ जाएगा, एक ये आएगा। अब बताओ ये डबल बॉन्ड है जो उसके आसपास जो ग्रुप्स लगे हैं दैट आर अपोजिट। तो अगर आप, मैं इसको ऐसे लिख लूं, पीएच भी लिखा हुआ हो सकता है, तो पीएच मींस क्या होता है, फिनाइल रिंग, ये वाली रिंग को पीएच लिख देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो इससे भी आपको पता चल रहा है कि ये अपोजिट है, तो ई आइसोमर होगा, ठीक है? तो लेट अस सी द अनदर एग्जांपल, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है? इसको करके देखना है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज डू केयरफुली कि ये क्या है, राइट? तो नाउ दिस इज ओवर, E and Z nomenclature is over. Now the last part which is pending, that is the optical activity, and this is important. Optical activity होती क्या है, optical activity? Firstly I will clear this concept कि optical activity क्या होती है। See कि मान लो मेरे पास कोई ordinary light है, ठीक है? This I also explained in the YouTube in very detail। लाइट थी ऑर्डिनरी लाइट, उसको मैंने क्या पास कर दिया, नाइकोल प्रिज्म से पास कर दिया। कोई भी लाइट को कोई टॉर्च मार दोगे, नाइकोल प्रिज्म से पास कर दो, ये प्रिज्म क्या करता है, सारी की सारी लाइट को एक ही डायरेक्शन में ले आता है। जैसे पार्टिकल इधर जा रहे थे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, वो सारे पार्टिकल की डायरेक्शन को एक जैसा बना देगा, जैसे एक सीधी लाइन में ले आया। उसके बाद हमने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें हमने लाइट पोर कर दी। लाइट पोर करने के बाद दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, या तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इस लाइट को, जो सीधी लाइट थी, या तो उसको राइट डायरेक्शन में मूव करवा दे, और या फिर उसको कहाँ मूव करवाए, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे होती हैं। अगर तो राइट डायरेक्शन में मूव करवाता है तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। ये कंपाउंड क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर हमारे पास लेफ्ट साइड में जाती है लाइट तो लीवो रोटेटरी। ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी है जो इसकी लाइट को राइट या लेफ्ट लेके जा सकती है, क्लियर? और उसके बाद हमारे पास ये मेजरमेंट जो होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी की, वो हम किस तरीके से करते हैं, हम करते हैं स्पेसिफिक रोटेशन में। स्पेसिफिक रोटेशन is used for measurement of optical activity, and it is defined as rotation produced by solution of length equal to 10 सेंटीमीटर, ठीक है? जिसको 1 डेसी सेंटीमीटर भी बोलते हैं, डेसीमीटर भी बोलते हैं, एंड यूनिट कंसंट्रेशन for a
गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट एट गिवन टेम्परेचर। तो व्हाट इट मीन्स, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जितनी भी रोटेशन ये प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो राइट में करे चाहे वो लेफ्ट में करे, कौन कर रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो इसका सोल्यूशन है, लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, कंसंट्रेशन उसकी हमारे पास यूनिट कंसंट्रेशन हो, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जब वो रोटेट करेगा, रोटेशन करेगा लेफ्ट या राइट, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक रोटेशन। इट इज रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा, अल्फा को ऐसे लिख देते हैं, एंड इट इज इक्वल टू अल्फा ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू कंसंट्रेशन। तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास कहीं पे भी सपोज करो क्वेश्चन में आपके पास जैसे ऐसा आ जाए, ऐसे लिख देते हैं कि 20 डिग्री टेम्परेचर था उस टाइम, और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और प्लस लिख दिया 66.5 डिग्री। प्लस का क्या मतलब है ये याद रखना, अगर प्लस है तो इसका मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, माइनस दे दिया तो लीवो रोटेटरी। तो इट मींस स्पेसिफिक रोटेशन ये हुई, डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, 20 डिग्री उस टाइम टेम्परेचर था, और ये प्लस साइन भी इंडिकेट करता है इट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये तो क्लियर हो गया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड जो ये प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ऐसे कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो बट डिफर इन बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट, उनको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर, वैसे नॉर्मल आइसोमर हम क्या बोलते हैं, जिनका हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे बट उनकी पोजीशन डिफरेंट हो, या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, या टॉटोमेरिज्म शो करे या मेटामेरिज्म शो करे। ये मैंने डिटेल में करवा दी है आपको लास्ट लेक्चर में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूल की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, बट वो डिफर कैसे करेगा, या तो उसको राइट रोटेट करेगा या लेफ्ट करेगा। तो डिफरेंस उनका ऑप्टिकल एक्टिविटी में आता है, राइट। नाउ उसके बाद मैंने आपको बताना था कि अगर तो कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म राइट साइड पे, क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं उसको, बुक में लिखा हुआ हो सकता है, क्वेश्चन में क्लॉकवाइज भी लिखा हुआ हो सकता है, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंट है, स्मॉल डी से लिखते हैं और उसको प्लस से लिखते हैं। ये कहाँ से आया, डेक्स्टर, ये एक वर्ड था, ठीक है, लैटिन वर्ड है डेक्स्टर, उससे ये ओरिजिनेट हुआ है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसका मतलब होता है राइट। ठीक है, और अगर हमारे पास ये लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, और इट इज रिटन एज लीवो रोटेटरी माइनस साइन। और ये वर्ड कहां से आया हमारे पास, LEAVO, लीवो मीन्स लेफ्ट। ठीक है, तो दिस इज द नोटेशन फॉर द मॉलिक्यूल। ठीक है, बट अगर हमारे पास कंपाउंड की ऐसी पावर है कि वो दोनों ही शो करें, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी शो कर रहा है, वो लीवो रोटेटरी भी, मान लो मेरा कंपाउंड है, कोई ए कंपाउंड है मेरा, वो दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो कर सकता है। आधे कंपाउंड्स को उसने राइट साइड पे कर दिया 50%, 50% उसने क्या किया, लेफ्ट साइड पे कर दिया। तो ऐसी कैटेगरी जिसमें 50-50% दोनों ही पड़े हों, ऐसा पावर कंपाउंड का कि ये दोनों तरह का ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर विच कंटेन 50-50% ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो मिक्सचर, या फिर इसको DL फॉर्म भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर इसको प्लस माइनस फॉर्म से भी लिखा हुआ हो सकता है। तो प्लीज सी दीज स्मॉल स्मॉल टर्म्स, मैंने आपको इतने अच्छे से बताई हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद आता है कॉज, कि क्यों होती है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्या कारण क्या है इसका। ठीक है, देखो मान लो कि कोई ये स्क्वायर ले लिया मैंने, इसको में एक प्लेन पास कर दिया,
तो ये क्या हो गया, दोनों सिमेट्रिकल हाफ्स में टूट गए, ठीक है, सिमेट्रिकल हाफ्स में टूट गए और इस तरह से टूटे कि ये मॉलिक्यूल, इसको शीशे में देख लो, मिरर में देख लो या इसको देख लो, दोनों एक दूसरे से ये बिल्कुल सेम दिख रहे हैं मिरर में देखने से, सेम इन मिरर। तो ऐसा कोई प्लेन जो कंपाउंड्स को सिमेट्रिकल डिवाइड कर दे, सिमेट्रिकल डिवाइड कर दिया और उनकी पिक्चर भी आपको मिरर में सेम दिख रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दे आर मिरर प्लेन बोल दो या symmetrical plane. This is a symmetrical plane which divides the molecule into two, or it is a mirror plane which divides the molecule into two halves. ठीक है, अब एक चीज जो याद रखनी है आपने सभी ने, पॉइंट टू रिमेंबर, जहां से क्वेश्चन आता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट अगर उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिससिमेट्रिक और कायरल कंपाउंड, कायरल कंपाउंड, ठीक है। कायरल वर्ड कहां से ओरिजिनेट हुआ, देखो काइरल इस वर्ड से निकला है जिसका ग्रीक मीनिंग होता है हैंड। तो हैंड का एग्जांपल लेके उन्होंने ये बनाया कि अगर कोई कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, वो सिमेट्रिकल हिस्सों में नहीं टूट सकता, उसको हम डिससिमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं या कायरल कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं हाथ का एग्जांपल बनाती हूँ, ठीक है, आई डोंट नो कि कैसी बनेगी ड्राइंग बट वी विल ट्राई, ठीक है। मान लो ये मेरा पास बन गया हैंड, सॉरी, ठीक है, तो ये मेरे पास हैंड बन गया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, मान लो मैं यहां से एक प्लेन पास करना चाहूं, मैंने प्लेन पास कर दिया, इसको कट करना चाहा, तो क्या हुआ, दो अनइक्वल हाफ्स आए मेरे पास, सिमेट्रिकल नहीं बना, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज डिससिमेट्रिक इन नेचर, और या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ कायरल, यही बताया मैंने अभी। बट अगर मैं सर्कल ले लूं, उसको काटूं, तो इट इज अ सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो सिमेट्रिकल है तो इट इज ए कायरल, क्योंकि दोनों हिस्से जो बने हुए हैं, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है किसी में, मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में नहीं टूट सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। A symmetric object, symmetric object is a chiral in nature, and dissymmetric object or chiral object, इसको कैसे डिफाइन करूंगी मैं, which is not having any plane of symmetry, और काटने के बाद जो ग्रुप्स जो बन रहे हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। मिरर में देख लो, ये हिस्सा एक दूसरे की इमेज तो नहीं है ना, परफेक्ट इमेज तो नहीं है। इसको कैसे देखते हैं, इस हिस्से को पकड़ के इसके ऊपर रख लो, ठीक है, तो ये सुपरइम्पोज नहीं कर रहा, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा। अगर आप दोनों पिक्चर्स को देखोगे तो ये हमारे पास क्या बन गया, डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो डिससिमेट्री हमारे पास एसेंशियल कंडीशन हो जाती है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर तभी बनेंगे अगर मॉलिक्यूल डिससिमेट्रिक है, अगर हमारे पास कायरल है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो अब एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, लेट अस मूव टू दिस पॉइंट। एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स हमारे पास, देखो हमने अभी बताया कि अगर तो किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव होना है, याद रखना है, फॉर बीइंग ऑप्टिकल एक्टिव फॉर एनी कंपाउंड, ऑब्जेक्ट के पास मस्ट बी कायरल इन नेचर। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव तभी होगा जब वो कायरल है। कायरल है तो कराने का मतलब क्या है, डिससिमेट्रिक होना चाहिए। डिससिमेट्रिक है तो मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां पे नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, प्लीज ध्यान देना इस चीज के ऊपर, ठीक है। एनेंशियोमर, अब ऐसे कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स which are
mirror images of each other, but not superimposable, are called as enantiomer. ऐसे दो कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो हैं, बट अगर मिरर इमेज को पकड़ के पहले वाले के ऊपर ले आओगे तो वो क्या बनेगा, सुपर इम्पोज नहीं करेगा, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर्स। ठीक है, तो और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, इनेंशियोमेरिज्म। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनेंशियोमेरिज्म प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो मैंने ये बता दिया था कि मॉलिक्यूल की डिससिमेट्री या मॉलिक्यूल का कायरल होना किस चीज के ऊपर डिपेंड है, अगर उसके पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। ठीक है, और एनेंशियोमर्स जो होते हैं उन कंपाउंड्स में आइडेंटिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन एमसीक्यू के लिए, आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होंगी, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात हो रही है, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम ही है, बट डिफरेंस कहाँ पे रहता है, उनके बिहेवियर में। ठीक है, डिफरेंट इन बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट, तो ये तो आपको पता ही है, ये मैंने पहले भी लिख दिया था। ठीक है जी, अब कायरलिटी थोड़ा सा आपको अभी तक कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं अभी एक दो एग्जांपल लूंगी। देखो, मान लो मैंने ये बना लिया, ठीक है, दिस इज पी, लेटर पी, ये मिरर रख दिया बीच में। अब क्या होगा, आपको ऐसा दिखेगा भी, ठीक है, मिरर रखने के बाद पिक्चर आपको उल्टी दिखती है हमेशा ऐसा। अब देखो, क्या इस पी को अगर मैं पकड़ के इसके ऊपर रखूं, सुपरइम्पोज का मतलब ये होता है, मान लो दिस वन इज अ लोअर पी एंड दिस वन इज द अनदर पी, क्या ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं? अगर तो 100% एक को पकड़ के दूसरे के ऊपर रखते एक ही चीज आपको दिखती, दिखने में वो एक ही चीज दिखती, तो बोलते कि वो सुपरइम्पोज कर रही है, पर यहाँ पे वो सुपरइम्पोज नहीं कर रही। तो अगर कोई दो कंपाउंड, मैंने पहले ही बताया था कि दोनों ये कायरल हैं क्योंकि डिससिमेट्रिक है, ये कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है यहाँ पे, और ये क्या है, नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसे अल्फाबेट्स जिनके पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, तभी उसको डिससिमेट्रिक बोला। ठीक है, तो दे आर कायरल इन नेचर। कायरलिटी के लिए पहली कंडीशन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेकंड है कि वो हमारे पास ओवरलैप नहीं करेगा, नॉन सुपरइम्पोजिबल। सेम अगर मैं ड्रॉ करूं, यहाँ पे ए लेटर ले लूं मैं, ठीक है, ए ले लिया मैंने, मिरर रखा, तो देखो मिरर में भी आपको तो ऐसे ही दिखेगा ना, ए सेम दिख रहा है। अगर मैं पकड़ के इसके ऊपर ले आऊं, ठीक है, तो ये सुपरइम्पोज भी कर जाएगा। ठीक है, ऊपर के ऊपर ओवरलैप भी कर जाएगा, सुपरइम्पोज कर जाएगा, और इसका प्लेन भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इट इज ए कायरल इन नेचर। तो ये दो चीजें अभी तक शायद आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और इस कंसेप्ट को किसने दिया था ऑप्टिकल एक्टिविटी का, वॉन्ट हॉफ ने। वॉन्ट हॉफ एंड लाबेल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ था इसका, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, कई बार कोई डायरेक्ट पूछ ले आपसे कि वॉन्ट हॉफ ने ये कंसेप्ट हमें दिया था। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि मान लो कार्बन के आसपास एक और कंडीशन भी होती है कि अगर चारों के चारों ग्रुप अलग लगे हों, स्टार लगा देती हूँ, तो दैट कार्बन इज नोन एज कायरल कार्बन। बट अगर मान लो कोई दो ग्रुप भी सेम हो गए तो उसको हम कायरल नहीं बोलेंगे, इट इज ए कायरल इन नेचर। तो दिस इज अ सेकेंड टाइप जिससे आप कायरल ए कायरल का बात कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। और अगर मैं सपोज करो कोई मॉलिक्यूल लिखूं, तो ऐसे भी बता सकती हूँ आपको क्लियरली, जैसे ये लिख दिया मैंने, दिस इज लैक्टिक एसिड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लैक्टिक एसिड। सी, 4 ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन आर डिफरेंट हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कायरल, क्योंकि चारों ग्रुप्स डिफरेंट है। लैक्टिक एसिड इज कायरल इन नेचर,
कायरल है तो वो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव भी है, ये याद रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू शो लाइक दिस वन, तो दिस इज आइसोब्यूटायरिक एसिड। अब देखो, is this optical active or not? Two groups attached to this carbon are same, so that's why it is achiral in nature. If it is achiral in nature, then optical inactive in nature. ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। सपोज प्रोपाइनिक एसिड दे दिया जाए, दिस इज द प्रोपाइनिक एसिड, तो अगेन दिस इज नॉट कायरल, इट इज achiral और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, राइट। तो दिस सेंटर इज नोन एज कायरल सेंटर भी बोल देते हैं पूछने के लिए, इसको स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इट इज सेम थिंग्स, ध्यान रखना इस चीज का, क्लियर। तो मैंने आपको बताया कि अगर कायरल कंपाउंड है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा तो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होंगे उसके, तो उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हो। एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं हम, वैसे ही सेम, कि मान लो मेरे पास ये चीज है, अभी मैंने करवाया था, तो याद करो क्या नेम है इस कंपाउंड का, लैक्टिक एसिड। तो व्हाट इज दिस, इट इज लैक्टिक एसिड। तो स्टार मेंशन किया, स्टीरियोजेनिक सेंटर है, कायरल कार्बन है। अगर इसको मैं मिरर में देखूंगी तो क्या होगा, मिरर में देखने से ये इधर आ जाएगा, CH3 ऐसा दिखेगा आपको, मिरर में देखने पे आपको ऐसा दिखेगा। तो ये दोनों क्या है, अगर पकड़ के एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे, तो ये क्या है, नॉन सुपरिम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। कायरल था, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं था, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी भी थी यहाँ पे, नॉन सुपरिपोजिबल मिरर इमेजेस भी हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के हमारे पास आइसोमर्स बनते हैं यहाँ पे, टू एनेंशियोमर। अब इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एनेंशियोमर्स। क्योंकि एनेंशियोमर हम उनको बोलते हैं ऐसे कंपाउंड जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपरिम्पोज नहीं होती, दे आर नोन एज एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक और पढ़ाती हूँ आपको, जैसे टार्ट्रिक एसिड, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर समझ आ जाएगा आपको, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो टार्ट्रिक एसिड में भी हमारे पास क्या है, अब दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हो सकते हैं यहाँ पे। जस्ट वेट, आई जस्ट वांट टू ड्रॉ द मॉलिक्यूल। ये अब देखो, ये मॉलिक्यूल है, पहला इस कार्बन को कंसीडर करो, ठीक है। पहले 1 2 3, ये चौथा ग्रुप एक इकट्ठा मान लो इसको। अब आपने इस कार्बन को कंसीडर करना है, फोर्थ इसको मान लेना है। तो चारों ग्रुप दोनों सेंटर्स पे अलग अलग लगे हैं, तो दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं। तो दिस इज द टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड, स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट है, कायरल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। जो दो आइसोमर बनेंगे वो क्या है, नॉन सुपरिम्पोजिबल मिरर इमेज, तो उसको क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स, ठीक है। तो मिरर रखो बीच में, देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं बट सुपरिम्पोज नहीं कर रहे, तो दो एनेंशियोमर्स हैं इसके, ठीक है। तो सेम वे में यू कैन ट्राई द वैलेरिक एसिड, दिस इज द वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड आपने खुद करके देखना है, इसका मिरर बना के देखो, ये इधर आ जाएगा, ओके। नाउ इट इज मैलिक एसिड। तो ये सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव हैं जितने मैं लिख रही हूँ, क्योंकि सभी में स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट है। तो दिस इज मैलिक एसिड, ओके। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। नाउ Now at the last I want to say कि if anybody wants to convert plus isomer into minus or minus isomer into plus, the process of interconversion of dextro into levo or levo into dextro is known as racemization, racemization process, जिसमें आप एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो एवरीथिंग इज डन, ओके।
दिस इज ऑल अबाउट द रेसिमाइजेशन प्रोसेस, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या था, ऑल आइडिया आई गेव यू इन दिस वीडियो। अब आगे वाले चैप्टर्स में एक थोड़ा सा काम बचा हुआ है R&S कॉन्फ़िगरेशन का, देन आई विल डू। ओके।